नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ECA और स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जो एडमिशन्स होते हैं उनमें लगातार जो है वो सवाल उठते रहे। इस बार सवाल कुछ ज़्यादा ही उठ गया और ये सवाल लगातार अखबारों की सुर्खियाँ भी बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय गर्ग, जो कि स्टाफ काउंसिल नॉमिनी है फॉर स्पोर्ट्स एडमिशन हिंदू कॉलेज के, और उनसे जानेंगे कि हिंदू कॉलेज में जो एक विवाद शुरू हुआ उसके बाद जो है वो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स एडमिशन में सीटों के अलॉटमेंट में कुछ दिक्कतें होती हैं। स्वागत है प्रोफेसर विजय जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। जो स्पोर्ट्स के एडमिशन होते हैं उसका विश्वविद्यालय में एक सेट पैटर्न है। जो स्पोर्ट्स की सीट होती हैं वो आपके प्रथम वर्ष के जितने छात्र एडमिट होते हैं, जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका 5% होता है। तो हम एक अनुमान करते हैं कि मेरे कॉलेज में अगर 1000 सीट हैं तो उसका 5% आपकी 50 सीट हुई। तो ECA और स्पोर्ट्स में आपकी 50 सीट होनी है, एडमिट होने। अब बात क्या आती है कि क्योंकि ECA है और स्पोर्ट्स है, इसके लिए विश्वविद्यालय बुलेटिन ये लिखता है कि आप 1% से लेकर के 4% किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी उसमें दे सकते हैं, ECA में या स्पोर्ट्स में दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका सिस्टम चलता है। अब जो 5% है, 50 सीट हुई। अब विश्वविद्यालय का बुलेटिन क्या कहता है कि एक कोर्स में किस प्रकार से एडमिशन होने चाहिए। तो माना कोई एक कोर्स है, पहले तो हम ये देखते हैं कि एक कोर्स में मैक्सिमम कितने एडमिशन हो सकते हैं। तो ECA और स्पोर्ट्स दोनों में मिला करके जो विश्वविद्यालय का बुलेटिन कहता है वो ये कहता है कि 20% आपको एडमिशन कर सकते हैं। तो 50 का 20% हुआ 10, यानी किसी एक अगर विषय में आपको एडमिशन देने हैं तो 10 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते जी। और ये दोनों मिला करके हैं ECA और स्पोर्ट्स। अगर किसी कॉलेज ने अपने बांट लिए हैं कि हमने मान लो 40 सीट या 25-25 हम मान लेते हैं कि 25 सीट हमने स्पोर्ट्स को दी और 25 हमने ECA को दी, तो उसमें 5-5 सीट आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं मैक्सिमम। तो उसी रूल्स को अप्लाई करते हुए इस समय में भी एडमिशन्स हुए हैं, यही मेन बात है। लेकिन सर, एक कॉलेज जो है वो जैसे आपके कॉलेज में ही ये हुआ, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो है वो चीज़ें बहुत सारे और कॉलेजेस में भी हो सकती होंगी या हुई होंगी अगर देखा जाए तो? देखिए, कुछ बातें जैसे हमारे ही कॉलेज में हुआ कि एडमिशन्स पता चला कि कुछ ओवर एलोकेशंस हुए हैं, तो हिंदू महाविद्यालय ने अपना इस बारे में बताया कि प्रॉब्लम कुछ आ रही है और विश्वविद्यालय से उसका जवाब भी आया। ये समस्या हो सकता है किसी में हो या हो सकता है ना भी हो, लेकिन क्योंकि हिंदू महाविद्यालय में आया और शिक्षक जागरूक हैं और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई विश्वविद्यालय अपने ही जो रूल्स हैं क्या उसको तोड़ सकता है या कुछ गलती हुई है, क्योंकि कंप्यूटर से उठते हैं आजकल। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति हाथ से कर रहा है, तो कंप्यूटर से क्या गलती हुई है, कैसे हुई है, ये वो जाने। लेकिन हुआ जिसके कारण से फ्लैग आउट किया गया मैसेज को कि यहाँ कुछ हुआ और उसको बाद में विश्वविद्यालय ने अपना रेक्टिफिकेशन करके भेजा। तो ये सुपरन्यूमरी कोटा जो है, चाहे ECA स्पोर्ट्स हो, इनकी अलॉटमेंट को लेकर लगातार सवाल जो है रहे, हर साल उठते हैं सवाल जो है वो। तो आपको लगता है कि इसको लेकर कोई नई पद्धति बनाने की भी ज़रूरत है? इस विषय में एक बात मैं कह सकता हूँ कि पहले जो समय था उस समय में हर एक कॉलेज अपने अपने ट्रायल करता था। संभव है, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, आप जानते होंगे कि हर एक कॉलेज अपना अपना ट्रायल करता था और अपने हिसाब से अपने एक्सपर्ट्स बुला करके और वो करता था। हिंदू महाविद्यालय का एक मैं बात बता सकता हूँ कि जब हमारे ECA में एडमिशन हुए तो कथक के लिए इस देश का सबसे बड़ा नाम बिरजू जी महाराज को हमने फाइनल ट्रायल के लिए बुलाया था। तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्तर कितना अच्छा होता है जी। तो अपने करते थे और अपने हिसाब से एडमिशन करते थे, और साथ में जिसमें हमारे जो पुराने छात्र हैं, क्योंकि वो स्टेट पर और भारत देश के लिए भी खेलते हैं, तो वो भी साथ में अपना कंट्रीब्यूट करते थे, बताते हैं कि ये बच्चा अच्छा है और ये नहीं है। और बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स आते थे अपने अपने फील्ड के, मैं स्पोर्ट्स की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, तो उसमें अपने अपनी फील्ड के अच्छे लोग आते थे, बड़े जिनके नाम रहे हैं। तो देखते थे, ट्रायल देखते थे, मार्क्स देते थे, उसके हिसाब से हम एडमिशन करते थे। अब चूँकि विश्वविद्यालय में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये शायद और बड़ा मामला है
कि और बड़े स्तर पर इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है और बड़े लोगों को और ज़्यादा जो अपने अपने फील्ड में जिनके नाम हैं, क्रिकेट में जिनका नाम है, फुटबॉल में जिसका नाम है, या ईसीए में हम कहें तो ईसीए में भी ऐसे ही जिनका नाटक में ज़्यादा नाम है या जिनका डिबेटिंग में ज़्यादा नाम है या जिनका कथक वगैरह में नाम है, तो उन लोगों को वो ज़रूर अवश्य बुलाते होंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छे तरह से उसको मैनेज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी खामी है। तो ये जो है जो स्पोर्ट्स का सिस्टम है, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का ध्यान है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज ने कहा कि मुझे तो अपने यहाँ के लिए सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाले बच्चे चाहिए थे फुटबॉल में ये वो, लेकिन हमें तो कुछ और चुन के भेज दिया। अब मुझे तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कॉलेज में यही स्ट्रेंथ आई है। तो ये समस्या नहीं आ रही है लगातार जो है वो स्पोर्ट्स एडमिशन में? जब पहले एडमिशन हुए थे, जब मैं 2 या 3 साल पहले मैं स्पोर्ट्स कमेटी में रहा था और यही स्टाफ काउंसिल नॉमिनी था मैं अपने एडमिशन्स के लिए, तो उस समय में विश्वविद्यालय ने मांगा था कि आपको फुटबॉल में, क्रिकेट में, जहाँ जहाँ हमें स्पेशलाइज कोई व्यक्ति चाहिए होता है, जैसे ऑलराउंडर चाहिए या हमें बॉलर चाहिए या विकेट कीपर चाहिए, तो उसके लिए हमने लिखवाया था उन्होंने, तो हमने लिख करके भेजा था। इस बार वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी है। तो कि क्रिकेट में है तो जो हमारी क्रिकेट में सीट है तो क्रिकेट की ही सीट्स हैं वो, उसमें कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई ऑलराउंडर मतलब नहीं है, जो उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, सामान्य है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पहले मांगे थे, अब ये क्यों नियम हटाया गया है? या तो छात्र उस ढंग से नहीं मिल रहे होंगे, पहली बात हो सकती है, या हो सकता है कि उनको लगता है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो कॉलेज में आकर के और अपनी प्रतिभा में निखार कर सकता है, तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों में भी आगे निकल पाए, ऐसा मैं समझ सकता हूँ जी। लेकिन ये नियम अब नहीं है फिलहाल। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है सर, ये तो वो होता है कि सुपरन्यूमरी कोटा के अंतर्गत स्पोर्ट्स में बच्चे आएँ, एक वो बच्चे भी होते हैं स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स कोटा वाले नहीं होते हैं, तो क्या बाद में कभी आप लोग एकोमोडेट करते हैं उनको जब टीम बनाते हैं तो? बिल्कुल सर, ये हिंदू महाविद्यालय के बारे में मैं ज़्यादा कह सकता हूँ आपको कि हमारे जो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है जयेंद्र पाल सिंह जी, वो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं और वो देखते हैं कि कोई छात्र अगर आता है फील्ड में खेलने के लिए और उन्हें तुरंत पहचान हो जाती है कि कोई व्यक्ति कितना उसमें टैलेंट है, कितनी उसमें प्रतिभा है, तो वो बिल्कुल उसको तुरंत अपने टीम से खिलाने के लिए साथ में जोड़ देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। जिस तरह से उसको खेलना है, खाना है, पीना है, रहना है, हम हर तरह से मदद करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में अगर हमारे यहाँ एडमिशन होते हैं तो हम नॉर्मली ये क्या करते थे, जो बहुत अच्छे बच्चे जब आया करते थे, मैं पहले की बता रहा हूँ, जिस समय में हम अपने ट्रायल लेते थे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के लिए तो हम ये भी करते थे कि भाई आपको हॉस्टल भी मिलेगा, खाना भी फ्री हो जाएगा आपका और हम कुछ देंगे भी, लेकिन आप यहाँ रहो क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो और हमारे टीम के लिए। और मैंने देखा है कि हर महीने में 2 या 3 ट्रॉफ़ी, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ हांसू जी ला करके स्टाफ रूम में रखते थे, हमारा सीना चौड़ा हो जाता था इस चीज़। मतलब वो बच्चे होते थे जो वाकई में स्पोर्ट्स के नहीं होते थे लेकिन बाद में वो खेलते थे टीम में, जरूर खेलते कॉलेज की तरफ से। बिल्कुल वो खेलते हैं, उनको बीच में ले आते हैं कि भाई अगर आप खेलना चाहते हो और अच्छा है बच्चा, ये नहीं कि वो टीम को ख़राब करे, लेकिन टीम के साथ एकोमोडेट होकर के वो दिखता है कि बहुत अच्छा बच्चा है और वो वाकई खेलता है, तो उसको ज़रूर मौका देते हैं। जी। ड्यू का जो सर जो कैरेक्टर रहा है उसमें सुपरन्यूमरी कोटा में बाकायदा जैसे ईसीए है उसमें एक्सपर्ट्स आके जो है आपने बताया ट्रायल लेते थे, स्पोर्ट्स का भी यही हाल था, लेकिन जब से सेंट्रलाइज ट्रायल शुरू हुआ है सब कुछ एक जो है वो पर्दे में ही रहता है, बाहर निकल के सूचनाएं आती नहीं है। सेंट्रलाइज वीडियोग्राफी की बात ज़रूर होती है लेकिन पेरेंट्स को हमेशा आशंका रहती है कि उनके बच्चे को सीट नहीं मिली गई, पार्शियलिटी हो गई। क्या इसको रोकने का कोई तरीका आपको लगता है जो आने वाले टाइम में अपनाया जा सकता है? देखिए मुनमुन जी, मुझे तो लगता है कि विश्वविद्यालय की एक अपनी गरिमा है, एक स्तर है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई कार्य विश्वविद्यालय करता होगा कि जिसमें हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाता है। मैंने वहाँ जाकर के नहीं देखा, लेकिन चूंकि हमारे जो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है वो भी जाते हैं और अनेक जो महाविद्यालय हैं उनसे भी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन वहाँ जाते हैं, तो खेल के पर्सन वहाँ रहते हैं और उनको काफ़ी आइडिया रहता है कि वो सचमुच अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने अपने जब कॉलेजेस में ट्रायल लेते थे तो सारी चीज़ें हमें दिखती थी, तो वो वहाँ पर भी होती हैं और वैसे ही एक्सपर्ट वहाँ पर भी आते हैं। मुझे लगता है कि ये आशंका निर्मूल है जी। एक आध केस में कहीं आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आशंका नहीं होनी चाहिए। एक और भी चीज़ इस बार बात उठी है सर कि जो एडमिशन सेंट्रलाइज हो रहे हैं, अब तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज ही हैं, इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। आपका क्या मत है इस बारे में?
इसका एक मत मैं बता सकता हूँ कि चूँकि मैं संस्कृत का छात्र हूँ और संस्कृत का अध्यापक भी हूँ, तो संस्कृत में एडमिशन्स बहुत कम होते हैं। और कैंपस कॉलेजेस में मेरे जैसे कॉलेज हुए या रामजस हुआ, हिंदू हुआ, किरोड़ीमल कॉलेज हुआ, हंसराज हुआ, यहाँ पर तो ज़्यादा कैंपस कॉलेजेस में प्रॉब्लम नहीं है। अन्यथा जो भाषा के विषय हैं उनमें प्रवेश संख्या बहुत कम है। और CUET से भी एक ये हुआ है कि वो जो बच्चे आना चाहते थे वो भी निराश से कुछ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपको CUET के द्वारा बच्चे कम आ रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत विश्वविद्यालयों को अब की बार, इस बार तो विशेष रूप से संज्ञान ले लेना चाहिए कि उनको कट ऑफ के माध्यम से ही एडमिशन देने की सलाह दी जानी चाहिए ताकि उनके अपनी सीटें भर सकें। खासतौर पर जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं, लैंग्वेज कोर्सेज में ज़रूर बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज के समय में, क्योंकि सीटें जो आउट कैंपस कॉलेजेस हैं उनमें सीटें नहीं भरती हैं। हाँ, ये समस्या अभी तक देखी जा रही है। अभी भी कुछ मुझे जहाँ तक अभी पता चला है कि शायद 8-10 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको ये अब अनुमति दे दी है 10+2 के आधार पर, हाँ, कि आप कट ऑफ के माध्यम से मतलब बुलाइए और अपने मेरिट बनाइए और उनमें से जो जितनी सीट आपकी खाली बची हैं उतनी आप भर लीजिए। तो ये पहले भी किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। एक और सवाल जो है वो पेरेंट्स का है सर, जो है वो कि सुपरनुमरी कोटा के जो एलोकेशंस है वो 3rd राउंड के आसपास होती हैं, तब तक जो है वो काफ़ी एडमिशन प्रक्रिया नीचे चली जा रही होती है। और लगता है पेरेंट्स को कि अगर नंबर नहीं आया स्पोर्ट्स कोटे या ECA के ज़रिए तो बच्चे का साल ख़राब होगा या फिर कुछ, तो क्या इसका शुरू में अलॉटमेंट नहीं हो सकता है? ये तो विश्वविद्यालय अपना कुछ ना कुछ चिंतन उनका रहा होगा कि जिस कारण से वो 3rd लिस्ट में देते हैं। पर मुझे लगता है एक ये ट्रायल की बात भी होती है कि ट्रायल लंबे चलते हैं, क्योंकि पूरे देश से छात्र आते हैं स्पोर्ट्स आदि के लिए और ECA के लिए, तो बहुत बड़ी टीमें भी बैठती हैं, ज़्यादा टीम बैठनी पड़ती है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 कॉलेज हैं जो अपने अपने ट्रायल लेते थे, तो बच्चे को 80 जगह जाना भी है, जहाँ जहाँ वो जाना चाहता है, तो 10-12 जगह तो वो जाता ही है अपने अपने जहाँ जहाँ वो चाहता है। तो एक जगह ट्रायल हो रहे हैं और ट्रायल में समय लगता है। एक तो ये बात है कि वो प्रक्रिया इतनी बेहद लंबी हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो बच्चा अपने स्पोर्ट्स या ECA में अच्छा कर रहा है, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा करते हैं, तो उनको पहले एक सीट अलॉट हो जाती है, उनके पास दूसरा चांस ये है जी। अब क्या करते हैं कि अगर वहाँ उनको उस पसंद का कोर्स नहीं मिला है, लेकिन ECA में अगर उसका या स्पोर्ट्स में उसका अगर आ जाता है तो वो वहाँ से छोड़ के आ जाता है, तो उसको दो चांस मिल गए, एक चांस नहीं है। तो मुझे लगता है ये ठीक है। बाकी ये कहा जा सकता है कि आप एक लिस्ट के बाद कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इस बारे में ज़्यादा निर्णायक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कब कर पाता हूँ या मुझे कब करना चाहिए। ये निर्णय मुझे लगता है विश्वविद्यालय पे छोड़ा जाए, बाकी हम प्रश्न कर सकते हैं इस बारे में। अगले साल सर जो है 2027-28 के लिए जब योजना बन रही हो और आपको वाइस चांसलर बुलाएं कि आप सुझाव दो स्पोर्ट्स एडमिशन्स को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ कि अब तक तो मैंने विश्वविद्यालय जाकर के देखा नहीं है कि किस प्रकार से ट्रायल लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि वहाँ ट्रायल वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं। हाँ, मैं एक ज़रूर कहूँगा कि ट्रायल हमारे ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाए, जिससे छात्रों में जो चिंता रहती है कि भाई मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक समय से अगर हमारा प्रवेश प्रक्रिया ख़त्म हो जाए, तो अगर किसी छात्र को यहाँ नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और लेने लायक रहे, तो मुझे लगता है कि प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी सी और जल्दी हो जाए। तथापि मैं फिर से यही कहूँगा कि विश्वविद्यालय इस विषय में सबसे ज़्यादा बड़ा समझदार है कि उसको पता है कि मुझे कब करना है और कैसे करना है, और इतनी बड़ी प्रक्रिया को उन्होंने कैसे संभालना है, तो उसमें समय लगता है। और ऐसा लगता है तो हम कर सकते हैं कि उनको कहें कि भाई आप जल्दी करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विजय गर्ग जी हमें समय देने के लिए, और आपने जो इतने अच्छे सुझाव दिए कि, और उम्मीद करते हैं कि DU की एडमिशन कमेटी जो है वो अगले वर्ष जब योजनाएं बनाए तो इन बातों को ध्यान में रखे कि सुपरनुमरी कोटा, जिसमें ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स और ECA हैं, उनके ट्रायल समय से हों और उनका एलोकेशन भी अगर 1st या 2nd लिस्ट तक हो जाए तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी बहुत आसानी होगी। और आपके जो सवाल हैं स्पोर्ट्स कोटा की सीट अलॉटमेंट को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।